हेलो एवरीवन, माय नेम इज उदीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनरिवल स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने आपके प्रीवियस ईयर से लिए हैं। ये बहुत बार रिपीट हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। सो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे, तो आपको इन्हें अच्छे से रिवाइज करना है। मैं इस वीडियो में इनको प्रॉपर तरीके से एकदम डिटेल्ड वे में डिस्कस करूंगी। अगर किसी ने अभी तक थोड़ी भी प्रिपरेशन नहीं करी है अपनी एग्जाम की, वो इस वीडियो को देखकर चले जाएंगे तो उनके लिए ये इनफ होगा। यहाँ से वो एक अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये रेफरेंस टू टेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके प्रीवियस ईयर में एक चीज मैंने एनालाइज करी है। आपका जो दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें पैटर्न अलग है। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे सबके पैटर्न अलग थे। ठीक है, मतलब सिर्फ 2024 में आपका पैटर्न चेंज हुआ है। उससे पहले क्या होता था कि आपको 3 सेक्शन मिलते थे। फर्स्ट सेक्शन में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन और थर्ड सेक्शन में आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता था। लेकिन दिसंबर 2024 वाले पेपर में सिर्फ 2 सेक्शन आए हैं, ए और बी। फर्स्ट सेक्शन 10 मार्क्स का और सेकंड सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का है। तो मैंने एक तरीके से रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एक ही यहाँ पे इंक्लूड करा है, क्योंकि यही एक तो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। दूसरी चीज, आपके प्रीवियस ईयर में जो 2024 का है उसमें रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं, क्योंकि वहां पे पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो हो सकता है आपको रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन देखने को ना मिले। लेकिन अगर मिलते भी हैं तो मैंने यहाँ आपको एक तरीके से मैं आइडिया दे रही हूँ कि आप अपना आंसर किस तरीके से फ्रेम कर आओगे। और दूसरी चीज, आप जो है वो रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाओगे कि किस टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, क्योंकि इस बुक में आपके 4 मेन टेक्स्ट हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर दिस डियर इज ऑफ द हर्मिटेज, ओ किंग ही शुड नॉट बी किल्ड। तो अगर किसी ने कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ी है तो उसे पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो वहां से ही आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी यूनिट 1 अभिज्ञान शकुंतलम की वीडियोस अपलोड करी है। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मैं इस वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट जो है BEGC 101 उसे टैग कर दूंगी। आप उसे वहां पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस डियर इज ऑफ द हर्मिटेज, ओ किंग ही शुड नॉट बी किल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आप ये लिख कर आओगे। देन उसके बाद आप इंट्रो में लिखोगे ये लाइन कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम की स्टार्टिंग सीन में आती है, जब किंग दुष्यंत जंगल में हंटिंग कर रहे होते हैं। तब एक स्टूडेंट जो हर्मिटेज से होता है वो आके उन्हें वार्न करता है कि आप इस डियर को मत मारो। पहली बात तो ये हर्मिटेज से बिलोंग करता है, और दूसरा आपको किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। वो क्लियरली कहते हैं कि ये डियर जो है वो हर्मिटेज का है और उसे हार्म करना गलत होगा। इस मोमेंट पे कंपैशन और नॉन वायलेंस जैसे स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है वो हाईलाइट किए गए हैं। ये सीन ड्रामा का टोन सेट करता है। एक तरफ है रॉयल पावर क्योंकि सामने राजा है, और दूसरी तरफ है पीसफुल स्पिरिचुअल लाइफ जो हर्मिटेज की यानी कि आश्रम की लाइफ है। इसी सिचुएशन के थ्रू किंग का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो हंटर से एक ऐसे सेंसिटिव और थॉटफुल इंसान की तरह जो है वो बन जाते हैं। ये कोड जो है सिर्फ डियर को बचाने की बात नहीं करता, ये एक रिमाइंडर है कि नेचर, पीस और लाइफ की वैल्यूज समझना लीडरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन है बसा द संस्कृत ड्रामेटिस्ट। तो अब बसा के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन थे। बसा जो है वो संस्कृत लिटरेचर के अर्लीस्ट और मोस्ट रिस्पेक्टेड प्ले राइट्स में से एक माने जाते हैं। लॉन्ग टाइम तक उनकी जो ऑथरशिप थी वो डाउटफुल थी, लेकिन जब उनके नाम से 13 प्लेस डिस्कवर हुए तब उनका लिटरेरी स्टेटस जो है वो ऑफिशियली कंफर्म हो गया था। उनके कुछ फेमस प्लेस हैं जैसे कि स्वप्न वसवतता और प्रतिजना यंगदरायना। तो ये दोनों उनके फेमस प्लेस हैं। बसा का ड्रामेटिक स्टाइल बोल्ड और इम्पैक्टफुल था। उन्होंने क्लासिकल रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा, बल्कि उन्होंने माइथोलॉजिकल स्टोरीज को ट्विस्ट करके उनमें नई ड्रामेटिक डेप्थ क्रिएट करी। उनका नरेटिव स्टाइल फास्ट पेस्ड और इमोशनली स्ट्रॉन्ग था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बसा ने प्रोज और वर्स इन दोनों को मिक्स किया अपने डायलॉग्स में।
which was a creative step at that point of time. Later on यही टेक्निक जो है वो कालिदास ने और रिफाइन करी। भाषा की इम्पोर्टेंस सिर्फ उनके प्लेस तक ही लिमिटेड नहीं है, उन्होंने एक ऐसा फाउंडेशन दिया जिसमें कालिदास और भवभूति इन जैसे राइटर्स जो थे उन्होंने अपना आर्ट बिल्ड करा। इन शॉर्ट भाषा का जो वर्क है वो स्टैंड आउट करा उसकी ओरिजिनलिटी की वजह से, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की वजह से और स्टोरी टेलिंग पावर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्कम और पूरम तमिल जॉनरा। तो अक्कम और पूरम क्लासिकल तमिल संगम पोएट्री के दो मेजर थीमेटिक डिविजन्स हैं जो अराउंड 300 BCE से 300 CE के बीच में लिखे गए थे। अक्कम का मतलब होता है इंटीरियर यानी कि इनर वर्ल्ड, जहाँ पोएट्री फोकस करती है इमोशंस पे, जैसे कि लव, बिलोंगिंग, पर्सनल रिलेशनशिप्स। इस टाइप की पोएम्स जो है वो सिंबॉलिक होती हैं, जहाँ पर माउंटेन्स, रिवर्स या फॉरेस्ट नेचर के थ्रू फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरम का मतलब होता है एक्सटीरियर यानी कि पब्लिक वर्ल्ड। यहाँ थीम्स जो होती हैं वो होती है वॉर, ब्रेवरी, किंगशिप और मोरल वैल्यूज। ये पोएम्स जो है ये हीरोइक एक्ट्स और एथिकल लीडरशिप को सेलिब्रेट करती हैं। ये डिवीजन यानी कि अक्कम और पूरम का जो डिवीजन है एक सोफिस्टिकेटेड लिटरेरी स्ट्रक्चर को शो करता है, जहाँ प्राइवेट और पब्लिक इन दोनों लाइफ को अलग अलग बट इक्वली इम्पोर्टेंट दिखाया गया है। तो ओवरऑल संगम लिटरेचर के थ्रू तमिल सोसाइटी के दो डायमेंशंस, जिसमें आपका हो गया अक्कम और पूरम, तो इमोशनल डेप्थ और सोशल एक्शन, ये बैलेंस दिखाते हैं। अक्कम और पूरम मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करते हैं एंशियंट तमिल वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्ट्रक्चर एंड नरेटर इन द महाभारत। तो महाभारत दुनिया का एक सबसे कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड एपिक में से एक है। इसका जो स्ट्रक्चर और नरेटिव टेक्निक है वो इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक फिलोसॉफिकल जर्नी बनाता है। ये एपिक एक स्टोरी विद इन अ स्टोरी फॉर्मेट में लिखा गया है, मतलब स्टोरीज के अंदर भी स्टोरीज है। सबसे पहले जो ऋषि व्यास थे महाभारत को कंपोज करते हैं और उसे लिखने का काम दिया जाता है लॉर्ड गणेशा जी को। उसके बाद नरेटर है यहाँ पे उग्र सर्वसौती। इसको सुनाया जाता है, मतलब ये जो नरेटर है वो किसे सुनाते हैं, ये सुनाते हैं नेमी शर्मा के जो सेजेस है, मतलब इस जगह पे जो ऋषि थे उनको सुनाते हैं। ये मल्टीपल लेयर्स एक रिफ्लेक्टिव टोन क्रिएट करते हैं, जैसे हम कहानी को डायरेक्ट नहीं बल्कि उसके एको के थ्रू सुन रहे हो। इस स्ट्रक्चर की वजह से एपिक में हर करेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने का चांस मिलता है। महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं, यानी 18 बुक्स हैं और 1 लाख से ज्यादा वर्स। इसमें एक्शन भी है, डायलॉग्स भी हैं और डीप फिलोसॉफिकल सेक्शंस भी हैं, जैसे कि भगवत गीता। नरेशन स्टाइल भी कभी थर्ड पर्सन होती है, कभी इंटरनल मोनोलॉग। ये स्विच करता है बिटवीन एक्शन सीन्स एंड करेक्टर के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि स्टोरी ज्यादा रियल और आप रिलेटेबल लगती है। मतलब ये जो नरेशन स्टाइल है, मतलब कभी थर्ड पर्सन होती है, कभी इंटरनल मोनोलॉग होता है। ये स्विच करता रहता है बिटवीन एक्शन सीन्स एंड करेक्टर के जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसके बीच में, जिससे क्या होती है स्टोरी जो है वो ज्यादा रियल और ज्यादा रिलेटेबल लगती है। तो महाभारत सिर्फ एक वॉर एपिक नहीं है, ये एक लेयर्ड मॉरल डॉक्यूमेंट है जिसमें ड्यूटी, फेट और ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपेयर द शकुंतला एपिसोड इन द महाभारत एंड कालिदास प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये बात तो हमने पढ़ी ही थी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो यूनिट 1 की, वहां मैंने बताया था कि जो शकुंतला का एपिसोड है वो महाभारत से ही है, बट कालिदास ने इसको एक अलग जो है वो तरीके से प्रेजेंट करा है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात हो रही है। ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकता है, illustrate the difference and points of comparison between the Shakuntala story in the Mahabharata and in Kalidas Abhijanam Shakuntala। तो ये जो क्वेश्चन है आपको 10 मार्क्स में यहाँ पे फ्रेम करके मतलब 10 मार्क्स में आपसे पूछा गया, आप उसे इस तरीके से फ्रेम करके आ सकते हो अगर आया आपके पेपर में। इससे पहले के जो चारों क्वेश्चन थे वो आपके 5 मार्क्स में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं।
शकुंतला की स्टोरी हमें दोनों जगह मिलती है, महाभारत में भी और कालिदास के प्ले अभिज्ञान शकुंतलम में भी। बेसिक प्लॉट दोनों वर्जन में सिमिलर है। किंग दुष्यंत शकुंतला से मिलते हैं, उनसे शादी करते हैं, जो कि एक सीक्रेट मैरिज होती है जिसे हम गंधर्व विवाह बोलते हैं, लेकिन एक कर्ज की वजह से उन्हें भूल जाते हैं। बाद में दोनों का रियूनियन होता है, लेकिन टोन और प्रेजेंटेशन दोनों जगह पे अलग है। मतलब महाभारत में अलग है और यहाँ पे अलग है। जो बेसिक प्लॉट है वो तो सेम ही है, स्टोरी थोड़ी बदल देंगे, यही सब हुआ था इसीलिए यहाँ पे भी दोनों जगह सेम बात बताई गई है, लेकिन टोन और प्रेजेंटेशन दोनों में अलग है। महाभारत में ये स्टोरी शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शकुंतला कोर्ट में जाकर दुष्यंत को डायरेक्ट चैलेंज करती है, उसका टोन जो है वो स्ट्रॉन्ग और असर्टिव है। ये वर्जन ड्यूटी और जस्टिस पे फोकस करता है। एपिक टोन में ये लिखा गया है जहां धर्म हाईलाइट होता है। वहीं कालिदास जी ने जो वर्जन दिया है, तो कालिदास के वर्जन में स्टोरी काफी इमोशनल और पोएटिक है। शकुंतला को एक डेलिकेट और ग्रेसफुल करेक्टर के फॉर्म में दिखाया गया है। कर्ज का पार्ट यहाँ सेंट्रल है और नेचर का भी यूज यहाँ पे किया गया है। मूड और इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे नेचर का यूज करा गया है। कालिदास ने रिंग ऑफ रिकॉग्निशन का जो एलिमेंट है, मतलब जो रिंग दिखाकर जो दुष्यंत है, राजा दुष्यंत, उनको सब कुछ याद आ जाता, तो कालिदास ने रिंग ऑफ रिकॉग्निशन का एलिमेंट ऐड करके स्टोरी में और भी ड्रामेटिक टेंशन ला दिया है। तो शॉर्ट में व्यास के शकुंतलम स्ट्रॉन्ग और राइटियस है। मतलब जो व्यास जी ने महाभारत में जो शकुंतला का स्टोरी बताई है वो स्ट्रॉन्ग और राइटियस है, जबकि कालिदास की शकुंतला जो है वो सॉफ्ट है, इमोशनल है और एस्थेटिकली रिफाइंड है। दोनों वर्जन अपने अपने पर्पस सर्व करती है, एक जस्टिस और धर्म को हाईलाइट करता है, तो दूसरा लव और ब्यूटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज कर्न्स व्यू ऑफ कृष्ण? कृष्ण जी को लेके कर्ण का क्या व्यू है? ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाई डज कर्ण कंटिन्यू टू सपोर्ट दुर्योधन डिस्पाइट नोइंग कृष्ण डिवाइन रोल? मतलब कृष्ण जी का एक डिवाइन रोल है, कर्ण को कहीं ना कहीं पता है कि वो सुप्रीम पावर है, राइट, फिर भी वो उनकी बातों में नहीं आते और अपने, आप कह सकते हैं उनके लिए धर्म जो था वो दुर्योधन के साथ लॉयल्टी निभाना ही था। ठीक है, तो वो कृष्ण जी की बात ना मानकर कर्ण को ही क्यों सपोर्ट करते हैं, ये जानते हुए भी कि कृष्ण जी एक डिवाइन पावर है? तो आंसर देख लेते हैं। कर्ण जो है वो महाभारत के सबसे ट्रैजिक और लेयर्ड कैरेक्टर में से एक है। जब कृष्ण जी उनसे उद्योग पर्व में मिलते हैं और उनके असली बर्थ सीक्रेट के बारे में उन्हें बताते हैं। क्या है उनका बर्थ सीक्रेट? यही कि वो पांडवों की जो मदर है कुंती, वही उनकी भी मदर है और वो उनके सबसे बड़े बेटे हैं, मतलब पांडवों में सबसे बड़े भाई हैं। तब कर्ण जो है वो शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो अपने डिसीजन से नहीं हटते, मतलब वो अभी भी दुर्योधन को ही सपोर्ट करते हैं। कृष्ण जी जो है वो उनको पांडवों को ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर कर्ण उनकी साइड ले ले तो वो किंग बन सकते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस है, कर्ण जो है वो सबसे बड़े भाई हैं, कब बहुत पहले बॉर्न हुए थे। ठीक है, तो वैसे तो युधिष्ठिर को पांडवों का सबसे बड़ा भाई जो है वो माना जाता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता कि कर्ण जो है वो हमारे भाई हैं। लेकिन अगर हम देखें तो युधिष्ठिर नहीं, कर्ण सबसे बड़े भाई होते हैं। तो वो उन्हें ये कहते हैं कि अगर वो पांडवों की साइड ले लें, उनकी साइड आ जाएं, तो वो किंग भी बन सकते हैं, क्योंकि जो थ्रोन होता है, जो गद्दी होती है, वो आगे चल के सबसे बड़े भाई को ही मिलती है। तो इस बात के लिए उन्हें ऑफर करते हैं श्री कृष्ण, बट कर्ण जो है वो इस बात की से इनकार कर देते हैं, मतलब उन्हें नहीं चाहिए थ्रोन। ये डिसीजन कृष्ण जी के अगेंस्ट नहीं है, मतलब ये नहीं कि वो कृष्ण जी की बातों के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट कर्ण जो है वो अपने पर्सनल कोड ऑफ ऑनर का पार्ट है। मतलब कर्ण जो है उनके लिए उनका पर्सनल कोड ऑफ ऑनर है अपने दोस्त के साथ लॉयल्टी निभाना, दुर्योधन के साथ ही हमेशा लॉयल रहना। तो इसीलिए उनका मना कर देना कृष्ण जी के ऑफर को, वो कृष्ण जी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि कर्ण का पर्सनल कोड ऑफ ऑनर है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो कर्ण जो है वो कृष्ण जी से अपनी बात की, वो क्यों दुर्योधन को ही सपोर्ट करना चाहते हैं, ये सब कुछ जानते होने के बावजूद भी कि कुंती उनकी मदर है, पांडव उनके ब्रदर्स हैं, उसके बाद भी वो अपनी जो बात है कृष्ण जी के सामने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ रखते हैं। ठीक है, वो कृष्ण जी के डिवाइन नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि कृष्ण सिर्फ एक मैसेंजर नहीं है, बल्कि एक हायर पावर है, एक सुप्रीम पावर है। लेकिन कर्ण जो है वो कृष्ण जी को
एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की फॉर्म में वहां पर देखते हैं, जो शांति बनाए रखने के लिए डिप्लोमेसी का यूज कर रहे हैं। मतलब कृष्ण जी जो है वो वॉर को रुकवाने के लिए पहले बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि 5 गांव मांगे जाते हैं, ठीक है, और वो देने के लिए भी मना कर देता है दुर्योधन। देन उसके अलावा वो कर्ण को अपनी साइड लेने की कोशिश करते हैं। मतलब वो ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज मतलब हैं, मतलब वहां पे वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज की तरह वर्क कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी डिप्लोमेसी जो है वो वहां पे यूज करते हैं, जिसकी वजह से वॉर ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण जो है वो कृष्ण जी को एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की फॉर्म में देख रहा है, जो शांति बनाए रखने के लिए, वॉर रुकवाने के लिए डिप्लोमेसी का यूज कर रहे हैं, इसीलिए वो उनके पास आए हैं। सबसे बड़ा रीजन जो कर्ण देता है दुर्योधन को सपोर्ट करने का, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्यों? क्योंकि जब सोसाइटी ने कर्ण को रिजेक्ट किया, क्यों? क्योंकि जब उनकी मदर ने, कुंती जी ने उनको अबंडन कर दिया था, तो उसके बाद उन्हें जो फैमिली मिली वो एक लोअर कास्ट फैमिली थी। तो लोअर कास्ट के साथ तब भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो जब सोसाइटी ने उन्हें रिजेक्ट किया, तो दुर्योधन ने उन्हें इज्जत दी, उन्हें वो रिस्पेक्ट दी। तो कर्ण के लिए लॉयल्टी जो है वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे उन्हें ये भी पता है कि वो एक ऐसी साइड पे खड़े हैं जो आगे चल के हार जाएगी, फिर भी वो खड़े रहते हैं। कर्ण का व्यू कृष्ण जी को लेके काफी कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर रेजिस्टेंस भी है, वो उनकी बात को नहीं मानते। उन्हें ये भी पता है कि उनकी डेस्टिनी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। वो कृष्ण जी के डिवाइन स्टेटस को मानकर भी अपने जो उनका जो धर्म है उससे पीछे नहीं हटते। वो मानते हैं कि कृष्ण जी जो है वो डिवाइन स्टेटस पे है, एक सुप्रीम पावर है, स्टिल वो अपने धर्म से पीछे नहीं हटते। उनके लिए उनका जो धर्म है वो है दुर्योधन का साथ देना। यही कॉन्ट्राडिक्शन कर्ण को एक अनफॉरगेटेबल करेक्टर बनाता है, एक ऐसा हीरो जो ड्यूटी और फेट के बीच ट्रैप्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस द फीमेल प्रेजेंस इन द सिलपतिकरम। तो मैंने ये जो एपिक है इसे सेपरेटली अपनी वीडियोस में डिस्कस नहीं किया है, तो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे मैं वहीं पे उसी क्वेश्चन में इसकी स्टोरी का प्रॉपर इंसाइट आपको साथ के साथ देती रहूंगी। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सिलपतिकरम तमिल लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल एपिक है। ये उन 5 ग्रेट एपिक में से एक है जो एंशियंट तमिल कल्चर को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब होता है द टेल ऑफ द एंकलेट। तो अब स्टोरी का फोकस देख लेते हैं। स्टोरी का फोकस है कनगी, जो एक करेक्टर है, वो एक आइडियल वाइफ है, अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिसे इवेंचुअली एक गॉडेस का स्टेटस मिलता है आगे चल के। ये जो कनगी है एक करेक्टर, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है, एक आइडियल वाइफ है, और आगे जब स्टोरी बढ़ेगी तो इन्हें एक गॉडेस का, एक भगवान के तरीके से लोग इनको पूजेंगे, एक गॉडेस का स्टेटस इनको मिलेगा। इनके जो हस्बैंड है उनका नाम है कोवलन, और एक और की करेक्टर है इसमें जिसका नाम है माधवी। माधवी जो है एक कोर्टसन है। कोर्टसन मतलब उन लेडीज की बात हो रही है जो वेल्दी लोगों को एंटरटेन करती है, मतलब जो मेन होते हैं, जो वेल्दी होते हैं, जिन पे पैसा होता है, उन्हें एंटरटेन करती है। तो माधवी जो है वो एक कोर्टसन है। तो हम एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं स्टोरी का। तो कोवलन जो है एक रिच मर्चेंट का बेटा होता है, जो अपनी लॉयल वाइफ कनगी को छोड़कर माधवी के साथ चला जाता है। मतलब वो कहीं माधवी से मिलते हैं और वहां उन्हें वो पसंद आ जाती है और वो उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन बाद में जब उनका सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो कनगी के पास जो है वो वापस लौट आते हैं अपनी वाइफ के पास। कनगी बिना किसी कंप्लेंट के उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है, और उनका जो एक प्रीशियस ज्वेल्ड एंकलेट है, एंकलेट वही जो पैर पे पहनते हैं ना, एंकल पे, तो उसी एंकलेट की बात हो रही है। तो उनका एक प्रीशियस ज्वेल्ड एंकलेट है, वो उसे दे देती है ताकि वो उसे बेचकर एक नई लाइफ स्टार्ट कर सके। तो कोवलन जो है वो मदुरई नाम की एक सिटी में जाता है, लेकिन वहां के जो पंडियन किंग है वो एक गलत फहमी के चक्कर में उसे फांसी दे देते हैं। मतलब किंग को ये लगता है कि वो जो एंकलेट है उसके पास, क्योंकि वो ज्वेल्ड है, उसमें बहुत सारी जो है वो खास चीजें जड़ी हुई हैं, ठीक है ना, बहुत महंगा होगा। तो उन्हें ये लगता है कि ये जो एंकलेट है वो उनकी रानी का है, इसीलिए वो इस गलतफहमी के चलते कि शायद उन्होंने चोरी करी है, उन्हें फांसी दे देते हैं। तो जब कनगी ये सुनती है तो वो कोर्ट में जाकर प्रूफ देती है कि एंकलेट उसका है और कोवलन जो है वो इनोसेंट था। जब सच में ये बात पता चलती है और पूरा जो ट्रुथ है वो सामने आ जाता है तो किंग शॉक हो जाता है और वो शॉक में मर जाता है।
उसके बाद कनगी इतने गुस्से में होती है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से पूरी सिटी ऑफ मदुरई को जला देती है। मतलब वो इतनी लॉयल है और इतनी अपने हस्बैंड के लिए इतनी ज्यादा लॉयल थी, जो भी सब कुछ था उनके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर थी और उसी स्पिरिचुअल पावर की वजह से वो पूरी सिटी ऑफ मदुरई को जला देती हैं। उसके बाद लोग उन्हें डिवाइन मान लेते हैं। वो एक गॉडेस पत्नी के रूप में वर्शिप करे, मतलब उनके गॉडेस पत्नी के रूप में उनका वर्शिप करे जाने लगता है वहां पे। स्पेशली तमिलनाडु और श्रीलंका वाली जो जगह है वहां पे उनको गॉडेस की तरह देखते हैं, उनकी वर्शिप करने लगते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था, फीमेल प्रेजेंस के बारे में बात हुई थी। तो फीमेल प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस देख लेते हैं। इस एपिक में विमेन जो है वो सिर्फ इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो स्टोरी को डिराइव करती है। कनगी जो है एक लॉयल वाइफ से लेकर एक जस्टिस वॉरियर, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए भी जस्टिस मांगा ना कोर्ट में जाके, तो वो एक लॉयल वाइफ से लेके एक जस्टिस वॉरियर और फिर आगे चल के गॉडेस बन जाती है। उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शो करता है कि एक विमेन भी ट्रुथ और जस्टिस के लिए स्टैंड ले सकती है, पूरी सोसाइटी को चैलेंज कर सकती है। माधवी जो एक कोर्टसन है, सिर्फ एक सिडक्टिव करेक्टर है, मतलब वो मेंस को जो है वो सिड्यूस कर दी, एक सिडक्टिव करेक्टर है। वो इंडिपेंडेंट है, टैलेंटेड है, मतलब वो डांसिंग सिंगिंग ये सब चीजें करती है और उसके इमोशंस जो है वो भी रियल है। दोनों वुमेन जो है अपने अलग अलग फॉर्म में है और दोनों ही फॉर्म का वो मतलब एक तरीके से प्रॉपर यूज कर रही है और अपने अलग अलग रूप में वो पावरफुल है। एक जगह पे कनगी जो है वो अपने फॉर्म में पावरफुल है और दूसरी जगह माधवी जो है वो अपने फॉर्म में बिल्कुल पावरफुल है। तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से फ्रेम करके आ सकते हो, थोड़ा सा आप समरी जो है वो दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल प्रेजेंस की ही बात हो रही है। तो सबसे पहले आप एक शॉर्ट समरी दे सकते हो, उसके बाद फीमेल प्रेजेंस से जो है वो आप एक एनालिसिस वहां पे फ्रेम करके आ सकते हो। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। सिलापतिकरम एक इमोशनल और सोशली बोल्ड एपिक है। कनगी और माधवी दोनों विमेन अपनी चॉइसेस और एक्शन के थ्रू सोसाइटी को रीडिफाइन करती हैं। फीमेल कैरेक्टर्स यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं, वो नरेटिव और मोरालिटी दोनों को लीड करती हैं। कनगी का डिवाइन बन जाता है, इस बात का प्रूफ है कि तमिल ट्रेडिशन में एक तरीके से विमेन हम एम्पावरमेंट बोल सकते हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं नारी शक्ति, ठीक है ना। तो जो कनगी का वहां पे जिस तरीके से दिखाया गया है, तो वो एक नारी शक्ति को डीपली रिस्पेक्ट किया जा रहा है। मतलब जब कनगी आगे चल के एक डिवाइन बन जाती है तो वो इस बात का प्रूफ है कि तमिल ट्रेडिशन में नारी शक्ति को डीपली रिस्पेक्ट किया जाता है, लोग वहां पे उन्हें वर्शिप करते थे। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से उसे फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कमेंट ऑन द यूज ऑफ वर्स एंड प्रोज इन मृच कटिका। तो मृच कटिका जो है ये भी मैंने आपके साथ ये ड्रामा भी डिस्कस नहीं किया है सेपरेटली, तो इसमें भी मैं यही करूंगी कि क्वेश्चंस के साथ साथ मैं इंसाइट देती जाऊंगी, शॉर्ट समरीज आपको मिलती रहेंगी जिससे आपको पता चले कि स्टोरी में है क्या, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं संस्कृत लिटरेचर के मोस्ट रिमार्केबल प्ले के बारे में जिसका नाम है मृच कटिका, जिसका मतलब होता है द लिटिल क्ले कार्ट। ये प्ले लिखा गया था, सुदर्का ने लिखा था ये प्ले, और ये इंडियन थिएटर में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ किंग्स और गॉड्स की कहानी नहीं बताता। मतलब मोस्टली जो प्लेज होते थे उसमें क्या होता था, किंग की कहानी, गॉड्स की कहानी, इन सब से ही रिलेटेड होता था। लेकिन ये प्ले उससे काफी अलग है, यहाँ पे नॉर्मल लोगों, उनके इमोशंस और उनके स्ट्रगल को भी स्टेज पे लाया जाता है। मतलब नॉर्मल लोग जो होते हैं उनके इमोशंस क्या होते हैं, उनके स्ट्रगल क्या होते हैं, इनको स्टेज पे लाया गया है। तो हम एक क्विक समरी देख लेते हैं क्या है स्टोरी में। तो इसमें मेन करेक्टर है, सबसे पहले एक है करेक्टर चारुदत्ता। ये एक ब्राह्मण है जो पहले रिच था पर अब बहुत ज्यादा पुअर हो गया है, लेकिन उसके अंदर की जो काइंडनेस है, उसके अंदर की जो मोरालिटी है, वो अभी भी वैसी की वैसी है। मतलब उसके अंदर एक गुडनेस है, काइंडनेस है, मोरालिटी है, तो वो अभी भी वैसी ही है। जब वो रिच था तो भी वैसी थी, अब पुअर हो गया तो भी वैसी है। और दूसरी तरफ एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है वसंत सेना। ये एक ब्यूटीफुल और रिच कोर्टसन है जो चारुदत्ता से प्यार करती है। एक विलन भी है जिसका नाम है शकारा, जो वसंत सेना को फोर्सफुली पोजेस करना चाहता है। मतलब वो भी वसंत सेना को पसंद करता है
इसीलिए वो फोर्सफुली उसे पाना चाहता है। और जब वो इस चीज में फेल हो जाता है, वसंत सेना उसका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर देती है, तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। मरती नहीं है बट मारने की कोशिश करता है और ब्लेम डाल देता है चारुदत्ता पे। तो चारुदत्ता के साथ तो ये गलत हुआ है, ठीक है, और उसे फांसी की सजा भी मिल जाती है। लेकिन एंड में क्या होता है कि सच सामने आ जाता है और वसंत सेना जो है वो जिंदा मिलती है और जस्टिस हो जाता है और दोनों लवर्स जो है वो मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आप यहाँ पे ये शॉर्ट समरी बेसिकली लिख के आ सकते हो। तो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वर्स और प्रोज के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्स क्या होता है। वर्स का मतलब होता है पोएट्री स्टाइल राइटिंग। एक सिंपल सा आप मतलब समझिए, पोएट्री स्टाइल राइटिंग। पोएट्री है तो रिदम भी होगा उसके अंदर, ठीक है ना। और ये जो लाइंस होती हैं इसमें वो इमोशनली पावरफुल और फिलोसॉफिकल होती हैं, ठीक है। अब दूसरा है आपका प्रोज। प्रोज का मतलब क्या होता है। प्रोज होते हैं जो हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में लैंग्वेज यूज करते हैं ना, मतलब जो हम रोज बातें करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोज। ये बहुत ही ज्यादा कैजुअल होती है, बहुत ज्यादा नेचुरल होती है और डायरेक्ट होती है। तो हम देख लेते हैं कि इस ड्रामा के अंदर वर्स और प्रोज का किस तरीके से यूज किया गया है। सबसे पहले हम प्रोज के यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोज जो है वो मोस्टली उन सीन्स में यूज हुआ है जहाँ पे कॉमन लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बात करी ना कि जो डे टू डे लाइफ में चीजें होती हैं यहाँ पे वही सब है। कैजुअल टॉक्स हो गई, आपकी नेचुरल टॉक्स हो गई। तो प्रोज का यूज इस ड्रामा में उन सीन्स के अंदर हुआ है जहाँ पे कॉमन लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, थीव्स हो गए, सर्वेंट हो गए, कोर्ट सेन हो गए। जैसे कि करेक्टर है यहाँ पे सर्वलका और एक दूसरा करेक्टर और है मदनिका। तो ये दोनों जो करेक्टर हैं ये अपने डायलॉग्स को बहुत ज्यादा लिवली और रियलिस्टिक प्रोज में बोलते हैं। मतलब इनके जो डायलॉग है बहुत ज्यादा रियल लगते हैं, क्योंकि प्रोज का मतलब ही यही होता है जब बातें ही नेचुरल होंगी तो रियलिस्टिक तो लगेंगी ही। इसीलिए ये अपने डायलॉग्स को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक प्रोज में बोलते हैं। ये प्ले को ग्राउंडेड और ऑडियंस को फ्रेंडली बनाता है। अब बात कर लेते हैं कि वर्स का यूज कहाँ पे हुआ है। तो वर्स तब आता है जब सीन में हाई इमोशंस होते हैं, जैसे कि लव दिखाया गया है, सॉरो दिखाया गया है, डीप थॉट्स दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब चारुदत्ता अपनी पॉवर्टी के बारे में सोचते हैं या वसंत सेना के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां पे वर्स का यूज किया गया है। वर्स लाइंस जो है वो म्यूजिकल है, पोएटिक होती हैं और उनका इमोशनल इम्पैक्ट जो है वो काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया अभी तक। हमने समझ लिया वर्स का मतलब, प्रोज का मतलब, एक शॉर्ट समरी भी देख ली हमने, और इस ड्रामा में कहाँ कहाँ प्रोज और वर्स का यूज हुआ है वो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों का मिक्स किस तरीके से दिखाया गया है राइटर के थ्रू। तो सुद्रका ने दोनों स्टाइल्स का बैलेंस बनाया है। ये हाई क्लास एलीट ऑडियंस के लिए पोएटिक चार्म लाता है और जर्नल ऑडियंस के लिए रियलिस्टिक फील लाता है। इस स्टाइल को क्लासिकल संस्कृत ड्रामा के थ्योरी का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि नाट्य शास्त्र हो गया जिसमें स्टोरी टेलिंग के ड्रामेटिक टूल्स डिफाइन किए गए हैं। ये कॉम्बिनेशन स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है। कॉमिक करेक्टर्स को प्रोज में रखना और इमोशनल करेक्टर्स को वर्स में रखना, इससे प्ले की रिदम और टोन चेंज होती रहती है, जिससे ऑडियंस जो है वो कभी भी बोर नहीं होती। तो चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। मृच्छकटिका एक रेयर प्ले है जिसमें प्रोज और वर्स दोनों का मिक्स इतना नेचुरली किया गया है कि हर सीन अपने मूड के हिसाब से अलाइव लगता है कि अभी हमारे सामने ही हो रहा है। इस तरीके से बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल अलाइव लगता है। सुद्रका ने सिर्फ एक एंटरटेनिंग प्ले नहीं लिखा, बल्कि एक इमोशनली रिच, सोशली लेयर्ड और एस्थेटिकली पावरफुल ड्रामा क्रिएट किया है। यही रीजन है कि ये प्ले क्लासिकल लिटरेचर एक माइलस्टोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अटेम्प्ट अ करेक्टर एनालिसिस ऑफ सर्विलका इन मृच्छकटिका। तो अब हम सर्विलका के करेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वुड यू एग्री दैट सर्विलका इज अ पर्सन ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन। तो ये दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में आपको सेम तरीके से ये आंसर अपना फ्रेम करके आना है। तो हम आंसर देख लेते हैं। सर्विलका सुद्रका के प्ले मृच्छकटिका का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड करेक्टर है। टेक्निकली वो एक थीफ है, मतलब चोरी करने वाला है, लेकिन उसका रोल सिर्फ चोरी करने तक ही नहीं है।
वो एक रोमांटिक, विटी और एथिकली मोटिवेटेड कैरेक्टर है। अब हम कुछ इंसाइट देख लेते हैं स्टोरी में सर्विलका का क्या वहां पे रोल है। तो स्टोरी में सर्विलका की एंट्री जो है वो एक कॉमिक टोन के साथ होती है। वो चोरी का प्लान करता है, वो वसंत सेना की ज्वेलरी को स्टील करने का प्लान बनाता है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो चोरी किसी लालच की वजह से, मतलब किसी ग्रीड की वजह से नहीं कर रहा। वो चोरी कर रहा है अपने प्यार के लिए, अपने लव के लिए। और उसके प्यार का नाम है मदानिका, जो कि एक कोर्ट से स्लेव है, याद रखिएगा। तो स्लेव है, तो उसे फ्री कराने के लिए सर्विलका को कुछ कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है। इसीलिए वो वसंत सेना के ऑर्नामेंट्स को चुराने का प्लान बनाता है। उनकी जो एंट्री है वो सीन एक कॉमिक मोनोलॉग होता है, जहां वो अपने प्लान को ड्रामेटिक स्टाइल में एक्सप्लेन करता है। वो चोरी को एक आर्ट फॉर्म की तरह ट्रीट करता है, जिसमें प्लानिंग होती है, डिस्गाइज होता है, टाइमिंग होता है, सब कुछ डिटेल में करता है। इस सीन से पता चलता है कि वो एक आर्टिस्ट ऑफ स्टेल्थ है, मतलब एक इमेजिनेटिव थीफ है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है आर्ट एंड इमेजिनेशन के बारे में, हम वो बात कर लेते हैं। तो सर्विलिका ये करेक्टर जो है एक सिंपल थीफ नहीं है, वो काफी क्लेवर और इमोशनली ड्रिवन है। उनकी जो स्पीच है वो पोएटिक और मेटाफोरिकल होती है। जैसे एक स्कल्प्टर होता है ना, वो अपने आर्ट को परफेक्शन तक लेके जाता है, वैसे ही सर्वलका जो है वो अपने थेफ्ट को, यानी कि अपना जो चोरी का प्लान है उसे भी उसी परफेक्शन तक लेके जाता है। उसकी लाइंस में रेफरेंस होते हैं एंशियंट सीक्रेट टेक्निक्स, डिस्गाइज आर्ट और स्ट्रैटेजी। ये सब चीजें जो हैं उसके रेफरेंस, मतलब वो जो लाइन बोलते हैं उसका रेफरेंस जो है वो एंशियंट सीक्रेट टेक्निक से, डिस्गाइज आर्ट से और स्ट्रैटेजी से होता है। ये सब दिखाता है कि उनका जो माइंड है वो कितना शार्प है और वो थ्रिल के साथ एथिक्स को रिस्पेक्ट करते हैं। अब एक इंटरेक्शन है चारुदत्ता के साथ। तो जब सर्विलका ऑर्नामेंट लेकर चारुदत्ता के घर आता है, तो तब चारुदत्ता उसे पकड़ लेता है, लेकिन सर्विलका जो है वो भागता नहीं है। वो कन्फेस करता है कि ये चोरी उसने अपनी लव के लिए, यानी कि मदानिका के लिए की है। जब चारुदत्ता उसका मोटिव सुनता है तो वो उसे पनिश नहीं करता, बल्कि उसकी हेल्प करता है। ये सीन जो है वो सर्विलका के ऑनेस्टी और इमोशनल डेप्थ को शो करता है कि वो थीफ होने के बावजूद अपने लव के लिए सेक्रीफाइस करने को रेडी है। एंड जब सच बाद में पकड़ा जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट था, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो ऑनेस्टी और इमोशनल डेप्थ के साथ ही अपनी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि उसने चोरी किसी ग्रीड की वजह से नहीं करी ना, उसकी मजबूरी थी वहां पे, तो इसीलिए उसे पनिश भी नहीं किया जाता। और ये जो सीन है ये उसकी ऑनेस्टी और इमोशनल डेप्थ को शो करता है कि वो थीफ होने के बावजूद अपने लव के लिए सेक्रीफाइस करने को रेडी है। और जब सच पकड़ा गया तो वो ट्रांसपेरेंट था, मतलब उसने सीधा सीधा चारुदत्ता को बता दिया कि ये मैं किस वजह से कर रहा हूँ। तो सब उसने ट्रांसपेरेंसी रखी, ना कि उसने बहाने बनाए। तो चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। सर्विलका एक रेयर टाइप का करेक्टर है, एक थीफ जो रोमांटिक भी है, एथिकल भी है और इमेजिनेटिव भी। वो सोशल सिस्टम के मार्जिन पे है, लेकिन उसकी पर्सनल इंटीग्रिटी और लॉयल्टी उसे हीरोइक बना देती है। उसका रोल प्ले के लिए कॉमिक रिलीज भी लाता है, मतलब उनका जो रोल है वो इस प्ले के लिए एक कॉमिक रिलीज भी लेकर आ रहा है और इमोशनल वैल्यू भी। ये करेक्टर मृच्छकटिका के डाइवर्स सोशल रिप्रेजेंटेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड में सर्विलका सिर्फ एक छोटा करेक्टर नहीं, वो एक सिंबॉलिक फिगर है जो ये दिखाता है कि लव और एथिक्स किसी भी सोशल स्टेटस से ऊपर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट इज संगम लिटरेचर। अब संगम लिटरेचर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। संगम लिटरेचर जो साउथ इंडियन स्पेशली तमिल लिटरेरी ट्रेडिशन का सबसे एंशियंट और प्रेस्टिजियस पार्ट माना जाता है। संगम लिटरेचर 300 BCE से 300 CE के बीच में लिखा गया था। ये टर्म आया है संगम वर्ड से, यानी लिटरेरी अकेडमीज, एक ऐसी अकेडमी जहाँ पे पोएट और जो स्कॉलर्स हैं वो गैदर होते हैं टू राइट एंड डिस्कस पोएट्री को लिखने और उसके बारे में डिस्कस करने के लिए गैदर होते हैं। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जैक्ट
संगम लिटरेचर के बारे में, तो इस ट्रेडिशन में 2000 पोयम है जो मेजरली 2 कलेक्शन में मिलते हैं। सबसे पहला द 8 एंथोलॉजीज और दूसरा है आपका द 10 इडल्स। ये पोयम्स 2 मेजर थीम में डिवाइड किए गए हैं, अक्कम और पूरम। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताएगा। अक्कम मतलब विच डील्स विद लव, इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप्स। और पूरम पूरम का फोकस होता है वॉर, किंगशिप, एथिक्स और पब्लिक लाइफ, यानी कि एक्सटर्नल चीजों के ऊपर। अक्कम पोयम्स ऑफन यूज सिंबॉलिक नेचुरल एलिमेंट्स, मतलब अक्कम पोयम जो है वो सिंबॉलिक और नेचुरल एलिमेंट्स का यूज करती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, सी शोर्स। क्या चीज एक्सप्रेस करने के लिए? लव और सेपरेशन एक्सप्रेस करने के लिए। और पूरम पोयम जो है वो सेलिब्रेट करती है ब्रेवरी, ठीक है, आइडियल रूलर, किंगशिप, वॉर के बारे में जो बातें होती हैं, ये एक हीरोइक टोन में लिखी जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि संगम पोएट्री इतनी यूनिक क्यों है, ठीक है, ऐसी क्या चीज है जो इसे इतनी यूनिक बनाती है। तो संगम पोएट्री डीपली रूटेड है रियल लाइफ और नेचर में। इमोशंस हमेशा सोशल और कल्चरल सेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए हैं, ना कि फैंटेसी के फॉर्म में। पोएट्स मोस्टली अपने नेम्स जो है वो हाइड कर लेते थे या हम्बल पेन नेम यूज करते थे। ये शो करता है ये ट्रेडिशन कलेक्टिव और डेमोक्रेटिव था। इस ट्रेडिशन में विमेन पोएट्स भी इंक्लूडेड थे, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम कहते हैं, पोएट के नाम भी लिखे हुए हैं। अव्वेयर जो एक रिस्पेक्टेड पोएटेस थी, एक फीमेल पोएट थी। ये बताते हैं कि तमिल लिटरेरी वर्ल्ड काफी इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव था इवन इन एंशिएंट टाइम। मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ पे तो औरतों को बढ़ने नहीं दिया जाता था, वहां पे भी तमिल लिटरेरी वर्ल्ड जो था वो काफी ज्यादा इंक्लूसिव था, प्रोग्रेसिव था। वहां पे विमेन पोएट्स को भी इंक्लूड किया जाता था। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। संगम लिटरेचर सिर्फ ब्यूटीफुल पोएट्री नहीं है, ये एक कल्चरल, हिस्टोरिकल और इमोशनल डॉक्यूमेंट है। इसमें अर्ली साउथ इंडियन सोसाइटी के पॉलिटिक्स, जेंडर रोल्स, इमोशंस और वैल्यूज सब कुछ प्रिजर्व्ड है। ये ट्रेडिशन आज भी तमिल आइडेंटिटी का एक प्राउड सिंबल है एंड इट हैज डीपली इन्फ्लुएंस्ड लेटर तमिल एंड इंडियन लिटरेरी वर्क। मतलब आगे चल के तमिल मतलब ये जो ट्रेडिशन है इसने तमिल और इंडियन लिटरेरी वर्क को डीपली इन्फ्लुएंस किया। सो संगम लिटरेचर जो है वो टाइमलेस भी है और फाउंडेशनल भी है, एक ऐसी लिटरेरी लेगेसी जो आज भी रेजोनेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स माया सभा इन द महाभारत। तो माया सभा के ऊपर तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपकी जो ब्लॉक 2 की यूनिट है उसमें इसको कवर किया गया है, तो आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं। अब बात करते हैं माया सभा के बारे में, जिसे हम पैलेस ऑफ इल्यूजन भी कहते हैं, जो महाभारत का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये जो पैलेस है ये पांडवों ने अपने लिए बनवाया था, माया ने इसे डिजाइन किया था, ठीक है, और ये बनाया गया था इंद्रप्रस्थ में। जब युधिष्ठिर ने खुद को एम्परर डिक्लेयर किया था तो उस टाइम पे ये माया सभा जो थी वो बनी थी। तो अब इस पैलेस के फीचर्स और इल्यूजन के बारे में बात करते हैं। ये कोई नॉर्मल पैलेस नहीं था, इसके अंदर इल्यूजन्स थे। जहाँ फ्लोर तो लगता था जैसे कि मतलब आपको लगेगा कि आप नॉर्मल फ्लोर के ऊपर चल रहे हो, पर वो फ्लोर नहीं है, वो पानी है। और जहाँ पे पानी दिखता था वो पानी नहीं होता था, वो फ्लोर होता था, जिससे वहां पे आने वाले जो विजिटर थे वो कंफ्यूज हो जाते थे। और इसी इल्यूजन की वजह से होती है एक सिंबॉलिक ट्रेजेडी। अब वो ट्रेजेडी क्या थी? तो दुर्योधन जो है वो एक दिन इस पैलेस में आता है और इल्यूजन के चक्कर में वो पानी में गिर जाता है। मतलब उसे लगता है कि वो फ्लोर है, चलने की जगह है, वहां पे चल रहा होता है, बट वो फ्लोर नहीं होता, वो पानी होता है और वो उसमें गिर जाता है। तो द्रौपदी जो है वो उसे देख लेती है और वो हंस पड़ती है, ठीक है, मतलब एक हंसी मजाक हो जाता है उसके गिरने पे। दुर्योधन जो है उसको बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील होता है, उसके ईगो पे ये बात लग जाती है, उसको बहुत हर्ट होता है और उसे ये लगता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं
और वही मोमेंट बन जाता है रिवेंज प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट कि अब मैं इनसे बदला लूंगा। सबसे पहले तो वो उनका पैलेस देख के इतना ज्यादा शॉक हो जाता है, इतना ज्यादा आप कह सकते हैं एडमायर करता है उनका पैलेस की, उसके मन में ये आता है ये तो मेरा होना चाहिए। और फिर जब वो पैलेस को देख रहा होता है अच्छे से तो वो गिर जाता है, उस पर द्रौपदी हंस पड़ती है जिसकी वजह से उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो रिवेंज प्लान करते हैं। इसी इंसल्ट के बाद दुर्योधन प्लान बनाता है गेम ऑफ डाइस का, जहां पांडव जो है वो सब कुछ हार जाते हैं। उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण भी दिखाया गया है, पांडव को एग्जाइल यानी कि वनवास मिलता है वो भी दिखाया गया है। तो अगर हम इसका एक फिलोसॉफिकल मीनिंग देखें तो माया सभा सिर्फ एक आर्किटेक्ट मार्वल नहीं है, वो एक मेटाफर है। इल्यूजन, डिल्यूजन, डिस्ट्रक्शन। जो पैलेस इनिशियली सक्सेस का सिंबल लगता है, जहाँ पे युधिष्ठिर जो है वो खुद को थ्रोन पे बिठा रहा है, राइट, खुद को एम्परर डिक्लेयर कर रहा है, तो स्टार्टिंग में तो ये पैलेस एक तरीके के सक्सेस का सिंबल लगता है, लेकिन लेटर ऑन पता लगता है कि ये डाउनफॉल का रीजन बन गया है। इसका मैसेज क्लियर है कि जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता और मटेरियल सक्सेस से प्राइड आता है, लेकिन प्राइड जो है वो कभी कभार डेंजरस भी हो सकता है। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। माया सभा महाभारत का एक सिंबॉलिक स्पेस है जहां इल्यूजन रियलिटी पे भारी पड़ता है। यही जगह है जहां ईगो, इल्यूजन, रिवेंज और धर्म का क्लैश शुरू होता है। ये बताता है कि जब ट्रुथ को इग्नोर किया जाता है तो वॉर जो है वो इनएविटेबल हो जाती है। मतलब आप चाहो भी तो उसको अंडू नहीं कर सकते हो, वॉर तो होके रहेगी, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए माया सभा एक खाली एक पैलेस नहीं है, वो एक स्टॉर्म के आने से पहले की जो बिगिनिंग होती है ना, वो बन गया था। मतलब वो खाली सिर्फ एक पैलेस नहीं था, एक पैलेस ऑफ इल्यूजन नहीं था, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What are the different types of plays according to the नाट्य शास्त्र? डिस्कस। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन द नाट्य शास्त्र विद एग्जाम्पल फ्रॉम द प्लेज इन योर कोर्स। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नाट्य शास्त्र के बारे में और उसमें दिए गए टाइप्स ऑफ क्लासिकल इंडियन प्लेज के स्ट्रक्चर पर। तो नाट्य शास्त्र एक एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है जो भरत मुनि के नाम से एसोसिएटेड है। ये 200 BCE से 200 CE के बीच में लिखा गया था और इसे इंडियन थिएटर का मैनुअल भी कहा जाता है। इस टेक्स्ट में ड्रामा, म्यूजिक, डांस, परफॉर्मेंस, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसमें है वो है रसा थ्योरी, यानी कि डिफरेंट इमोशंस इवोक करने का आर्ट। रसा थ्योरी के बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर किसी ने ब्लॉग 1 देखा होगा तो उसकी एक यूनिट में रसा थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स भी डाला था, उसमें भी मैंने रसा थ्योरी को 1 मिनट में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आप यूट्यूब शॉर्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको बिल्कुल शॉर्ट में रसा थ्योरी में क्या है वो आपको इंसाइट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लेज अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि ने टोटल 10 टाइप्स ऑफ प्ले को डिफाइन किया है जो बेस्ड है लेंथ, प्लॉट, कॉम्प्लेक्सिटी और थीम्स के ऊपर। इन तीनों चीज के ऊपर उनके 10 टाइप्स ऑफ प्लेज जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनके जो वो 10 टाइप्स ऑफ प्लेज हैं वो क्या है और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका नाटकम। ठीक है, नाटकम जो कि फुल लेंथ हीरोइक ड्रामा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास ने लिखा है, ये एक फुल लेंथ हीरोइक ड्रामा है। दूसरा है प्रकरण, ये सोशल ड्रामा बेस्ड ऑन फिक्शनल प्लॉट नॉट माइथोलॉजी। मतलब ये फिक्शनल प्लॉट पे बेस्ड होता है, सोशल ड्रामा माइथोलॉजी पे बेस्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मृच्छकटिका जो सुद्रका ने लिखी है, ये इसी के ये हम कह सकते हैं उसका एग्जाम्पल है ये। देन उसके बाद है भाना, ये मोनोलॉग कॉमेडी होती है, एक ही करेक्टर स्टेज पर होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका विथी, ये शॉर्ट प्ले होता है रोमांटिक या ह्यूमरस टोन के साथ। नेक्स्ट है उसके बाद फिफ्थ आपका इहामृगा, ये स्पेक्युलेटिव या फिर फैंटेसी बेस्ड ड्रामा होता है।
उसके बाद है अंका, ये सिंगल एक्ट ट्रेजेडी होती है। देन नेक्स्ट उसके बाद है समावाक्रा। समावाक्रा ये माइथोलॉजिकल ड्रामा विद गॉड्स मल्टीपल सीन, मतलब गॉड से रिलेटेड माइथोलॉजिकल ड्रामास होते हैं और इसमें मल्टीपल सीन होते हैं। देन उसके बाद है आपका दीमा, ये वॉर बेस्ड प्ले है, जर्नली डेमन्स कैरेक्टर के साथ, मतलब जहाँ पे वॉर दिखाई जाती है ना, गॉड और डेमन्स के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ये उसके ऊपर होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रहासना, ये आपका कॉमेडी से रिलेटेड है, सटायर से और सोशल क्रिटिसिज्म के लिए यूज किया जाता है। देन उसके बाद लास्ट है आपका व्यायोगा, ये हीरोइक ड्रामा विद मिनिमम फीमेल रोल, मतलब ये एक हीरोइक ड्रामा है और यहाँ पे फीमेल का जो रोल है वो जितना कम हो सके उतना कम होता है, मिनिमम फीमेल रोल की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब फीमेल्स का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं होता है, मेल्स का ही होता है, ये एक तरीके का हीरोइक ड्रामा होता है। अब बात कर लेते हैं व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। हर प्ले फॉर्म के अपने रूल्स ऑफ लैंग्वेज, करेक्टर टाइप और इमोशन यानी कि रस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो आपके श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या होता है, लव होता है। अगर किसी ने रसा थ्योरी पढ़ी है तो वो आराम से समझ जाएगा श्रृंगार रस के बारे में। तो शकुंतलम जो कालिदास ने लिखा है उसमें श्रृंगार रस जो है वो इवोक हो रहा है, लव, एक तरीके का लव जो है वो हम उसे देख के हमारे मन में लव इवोक हो रहा है। देन उसके बाद अगर हम मृच्छकटिका की बात करें तो इसमें करुणा यानी कि पैथोस, मतलब करुणा विद रियलिज्म, ये इमोशन जो है वो इवोक हो रहा है जिसे हम पैथोस बोलते हैं। तो नाट्य शास्त्र के फॉर्म्स सिर्फ टेक्निकल नहीं, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड इंडियन एस्थेटिक्स और परफॉर्मेंस फिलोसफी, मतलब वो सिर्फ टेक्निकल चीजों को नहीं बल्कि इंडियन एस्थेटिक और परफॉर्मेंस फिलोसफी को अंडरस्टैंड करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र क्लासिकल इंडियन ड्रामा को एक साइंस और आर्ट दोनों की तरह ट्रीट करता है। इन 10 फॉर्म्स के थ्रू भरत मुनि ने थिएटर को टाइमलेस बना दिया। इवन टुडे, आज के टाइम में भी जब हम प्लेस देखते हैं जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मृच्छकटिका, हम इन्हें पढ़ते हैं, हम उनके स्ट्रक्चर और रसा को समझने के लिए नाट्य शास्त्र के फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। अब अगर हम देखें तो हम जब हमने अभिज्ञान शकुंतलम पूरा डिटेल पढ़ा था तो हमने वहां पे नाट्य शास्त्र के बारे में बात की थी। तो आज के टाइम में भी जब इन प्लेस को पढ़ रहे हैं तो हम नाट्य शास्त्र का जो फ्रेमवर्क है, जो भरत मुनि ने पूरा फ्रेमवर्क दिया है, हम उसे यूज कर रहे हैं। ये एक टेक्स्ट है जो इंडियन थिएटर का स्पाइन है, हम कहते हैं ना हमारी स्पाइन के बारे में, मतलब पीछे से बिल्कुल सपोर्ट दे रहा है, तो इंडियन थिएटर का स्पाइन है ये टेक्स्ट। तो चलिए इस वीडियो को ही एंड करते हैं। मैंने इसके पार्ट 1 में आपसे कुछ 12 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। मैं आपको मिलूंगी BEGC 101 के पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट। और अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। So I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.